अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिकेट ड्राइव के साथ मैं हूं जवाद खलील। क्रिकेट के हवाले से बात करें तो PSL 7 पाकिस्तान में जारी है और शायकीन की एक बड़ी तादाद स्टेडियम्स में मैचेस देखने के लिए आ रही है। इन तमाम बातों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर काजी शहज़ेबुद्दीन हमज़ा साहब। हमज़ा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है हमज़ा साहब, अगर मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूं तो अभी PSL का 7वां सीज़न पाकिस्तान में जारी है। तो अगर हम इस जो PSL की लीग है इसको हम बाकी लीग्स के उससे कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं कि ये लीग कितनी पॉपुलर है दूसरी लीग्स के मुकाबले में? जवाब देखें, जब हम कंपैरिजन करेंगे PSL का बाकी लीग के साथ तो मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी लीग नहीं है जो क्वालिटी वाइज इस लीग को कंपेयर कर सके। अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया लीग होती है, कैरेबियन लीग होती है, BPL होता है, मैं नहीं समझता कि कोई भी लीग इसको कम्पीट कर सकती है। एक IPL है, लेकिन IPL का मैं ये कहूँगा कि IPL का स्ट्रक्चर बड़ा है। इसको आप यूँ मिसाल ले लें कि एक एकेडमी अगर उसके अंदर 50 लड़के पढ़ते हैं और उसके मुकाबले में एक ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर 1500 लड़का पढ़ रहा है, तो जो 1500 वाली एकेडमी है उसके अंदर फाइनेंस ज़्यादा है, स्ट्रक्चर बड़ा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो IPL कहते हैं लोग कि PSL से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं नहीं समझता। क्यों? क्योंकि जहाँ तक क्रिकेट की बात है, जहाँ तक बॉलिंग की बात है, बैटिंग की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, दुनिया के बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स आए यहाँ पे। ब्रेंडन मैकलम हो गए, B डिविलियर्स हो गए, वो हर लीग में अच्छा स्कोर किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में आके वो फ्लॉप हुए। क्यों? और उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसन PSL के अंदर बॉलिंग का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। और उसके अलावा आप देखें कि हमारे मुल्क के लिए बड़े मसाइल थे, यानी हमारा PSL पहले बाहर हो रहा था, दुबई के अंदर इसको कंडक्ट करना, फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ के बावजूद इसको पाकिस्तान के अंदर लेके आना और फिर कामयाबी से इसका इनकाद करना, दुनिया के प्लेयर्स लेके आना। आप देखें, कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है जो IPL या किसी और बड़ी लीग में गया हो और यहाँ पर ना आया हो। आप क्रिस गेल ले लें, कायरन पोलार्ड ले लें, जितने भी बड़े प्लेयर हैं 2020 के, वो आके PSL में खेले हैं और PSL ने अपने आप को दुनिया में मनवाया है और आने वाले वक्तों में इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद बेहतर भी होगी। डॉक्टर साहब, आपने PSL को IPL से कंपेयर किया। मैं मानता हूँ कि PSL बहुत बड़ी लीग है, लेकिन IPL का जो बजट है वो अगर आप इंटरनेशनल जोन से ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे भी बड़ा है और उनको तो विंडो भी 3 मंथ्स की दे देगी। 3 महीने सिर्फ IPL होगी पूरे वर्ल्ड में, उसके अलावा कोई दूसरी लीग नहीं होगी, कोई दूसरी सीरीज़ नहीं होगी और उसमें इस दफ़ा 2 टीम्स का भी इजाफा किया गया है। तो और जो आजकल के जो प्लेयर्स हैं, जो अभी क्या कहते हैं करंट प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादातर आपको IPL में देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू PSL। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ICC को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए इस मामले के अंदर, कि जहाँ पे आप IPL को 3 मंथ की विंडो दे रहे हैं, जहाँ पे आप उनको पूरी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कोई बड़ी सीरीज़ नहीं होती, डेफिनेटली प्लेयर्स को मौका मिलता है वो लीग खेलने का। अब जिस तरह PSL है तो शुरू में बहुत सारे प्लेयर्स ने इनिशियल मैचेस मिस कर दिए, किस वजह से? कि सीरीज़ जारी थी। अब पाकिस्तान सुपर लीग की आप बात करें तो बहुत सी टीमों के अंदर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, इंग्लैंड के प्लेयर थे। अब उसी दौरान जैसे PSL स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो गई, तो बड़े बड़े प्लेयर जिनको एक कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया वो ये लीग खेल नहीं सके, या शुरू के जो मैचेस हैं वो नहीं खेल सके और उसकी वजह से फ्रेंचाइज को बड़ा नुकसान हुआ है। यानी अगर आप पॉइंट टेबल की बात करेंगे, जो टीमें नीचे जा रही हैं वो इसी वजह से नीचे जा रही हैं कि उनके बड़े प्लेयर्स आ नहीं सके। मैं ये समझता हूँ कि ICC को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, बाकी लीग्स को भी मौका देना चाहिए। अब देखें, जिस तरह BBL है, अब जब उनकी ये लीग हो रही थी उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज़ चल रही थी। उनके बड़े प्लेयर जो हैं, जिस तरह स्टीवन स्मिथ हो गए, एरन फिंच हो गए, डेविड वार्नर हो गए, जो बड़े प्लेयर हैं 2020 के, वो अपनी लीग ही नहीं खेल सके, जिसकी वजह से BBL का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो ICC को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की बड़े प्लेयर्स की, मैं नहीं समझता कि कोई भी बड़ा प्लेयर जो है वो IPL गया हो और PSL में ना आया हो। शायद इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि वो पाकिस्तान आते नहीं और पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया में जाते नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो 1-2 नाम शायद मिस हो जाएं, लेकिन बड़े से बड़ा प्लेयर भी PSL में आके खेला है और उसने एक एंटरटेनमेंट दी है लोगों को। और PSL जो है वो किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि IPL से छोटी लीग है या उससे कमतर है। डॉक्टर साहब, मैं PSL से थोड़ी हट के बात करूंगा। जिस तरह कि आपने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की बात की, इंग्लैंड की टीम के हवाले से मैं बात करूंगा कि इन्होंने वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले एक सीरीज़ खेलने आनी थी, 3 T20 मैचेस की और 3 वनडे मैचेस की पाकिस्तान में, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। ठीक है, लेकिन अब जब PSL स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड के तकरीबन जो सी उनकी साइड निकलती थी, ठीक है, जो उनकी 16 का स्क्वाड निकलता था, सारा PSL खेलने आया हुआ है। तो क्या वजह है कि वो अगर वो सीरीज़ खेलने नहीं आते, PSL में आपको इंग्लैंड का हर प्लेयर नज़र आ रहा होता? अच्छा जवाब देखें, बात यह है ना कि वो सिनेरियो ऐसा था कि जब न्यूजीलैंड ने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया
तो दुनिया के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था कि यहाँ पे शायद कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है या सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ पे रमीज़ राजा साहब को कोट करना चाहूँगा, उन्होंने उस टाइम भी यही कहा था कि आप अपनी तैयारी पूरी करें, आप दुनिया के स्टेज के ऊपर जाके अपने आप को मनवाएं, यही वो लोग होंगे जो मनवाया भी है और यही वो लोग होंगे जो आपके मुल्क में आके खेलेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐलान किया है कि हमारे खिलाड़ी वो पूरी सीरीज़ खेलेंगे और IPL के लिए उनको कोई छुट्टी जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। इसी तरह इंग्लैंड ने भी बल्कि इंग्लैंड के बोर्ड ने मादरत भी की, सीरीज़ का भी ऐलान किया और अभी उनके जो सारे प्लेयर्स हैं वो आके पाकिस्तान के अंदर खेल भी रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में कभी भी ऐसा कोई जो वाक़या है वो नहीं होना चाहिए और किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी मसले के अंदर, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, इस तरह बैकआउट नहीं करना चाहिए कि अगर आपकी टीम वहाँ पे आई हुई है खेलने के लिए और आपके कोई भी सिक्योरिटी इशू होता है तो उसको बायलैटरली टॉक करना चाहिए, टेबल पे लेके आना चाहिए, लेकिन इस तरह सीरीज से बैकआउट करना ये किसी मसले का हल नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब PSL पे आप वापस आते हैं। PSL के हवाले से बात करूँ, एक टीम है कराची किंग्स जिनके कप्तान है बाबर आजम, जो कि हमारे पाकिस्तान टीम के भी कप्तान है, वनडे ले लें, टेस्ट ले लें, T20। ऐसी क्या वजह हुई कि इमाद वसीम को कप्तानी से हटाया गया, बाबर आजम को कप्तानी के लिए लेके आया गया, और एक ऐसी टीम जो पिछले सीज़न में टॉप 4 टॉप 3 में आ रही थी और इस दफ़ा सबसे नीचे है, 6 मैचेस में से 1 मैच नहीं वो टीम जीत सकी। अच्छा जवाब देखें, असल में इशू ये होता है ना कि एक ट्रेंड सेटर है क्रिकेट के अंदर कि कोई भी प्लेयर अगर नेशनल साइड का कैप्टन है तो वो कभी भी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर या लीग सर्किट के अंदर किसी के अंडर नहीं खेलेगा। आप इंडिया के अंदर चेक करें कि धोनी जब कैप्टन थे तो वो अपने डोमेस्टिक लेवल में भी कैप्टन थे, कोहली जब नेशनल लेवल पे कैप्टन थे तो वो डोमेस्टिक लेवल पे भी कैप्टन थे। ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड बना दिया गया है। उसी ट्रेंड को कॉपी करते हुए कराची किंग की इंतज़ामिया ने ये सोचा कि चूंकि आप बाबर आजम नेशनल साइड के कैप्टन हैं, उनको आप डोमेस्टिक सर्कल में और अपने जो PSL का सर्किट है इसके अंदर भी अब कैप्टन बनाया जाए। मैं बजाते खुद ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला अच्छा नहीं साबित हुआ कराची किंग के लिए। क्यों? क्योंकि इमाद वसीम 3-4 सीज़न से उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने एक सीज़न भी जिताया, टीम कम्बिनेशन भी बनाया, बड़ी मेहनत की टीम पे। एकदम से बगैर किसी रीज़न के या बगैर कोई वजह बताए चेंज कर देना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सूटेबल बात है। दूसरा, मैं जो ये समझता हूँ कि इस कैप्टनसी के चेंज करने की वजह से अंदरूनी इख्तलाफात की शिकार है कराची किंग्स, और उसके साथ साथ ये हुआ कि बहुत से प्लेयर उनके इंजरीज़ का भी शिकार हुए, जिस तरह मोहम्मद आमिर। अब आप देखें जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने सारा का सारा मोहम्मद आमिर के स्पुर्द किया हुआ था, बिल्कुल, यानी वही एक मेन बॉलर है। वो इंजर्ड हो गए, वो खेल नहीं सके। इसी तरह मैंने पहले बात की कि इंग्लैंड के प्लेयर नहीं आ सके, उनमें से क्रिस जॉर्डन मेन बॉलर थे इनके, वो भी नहीं आ सके। इसी तरह मोहम्मद इलियास इंजर्ड हो गए। इसी तरह कराची किंग्स ने एक बहुत बड़ा पैसा जो क्लार्क पे भी लगाया, जो क्लार्क जो कि BBL के अंदर एक बहुत अच्छा सीज़न खेल के आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके वो फ्लॉप हुए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिल मिला के कराची किंग के लिए मसाइल का शिकार हो रही है टीम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर सीज़न में एक ऐसी टीम होती है हमेशा जिसका सीज़न अच्छा नहीं जाता। किसी में कोयटा ग्लैडिएटर्स थी, किसी में इस्लामाबाद थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सीज़न कराची किंग्स के लिए ऐसा सीज़न है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल सताइश नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये टीम दोबारा कम बैक करेगी। डॉक्टर साहब बाबर आजम पे बात करूँगा, ये बुरा मनाने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमारा किंग प्लेयर है, वनडे का नंबर 1 प्लेयर है, T20 का नंबर 1 प्लेयर रह चुका है, ऐसे, ठीक है, टेस्ट में भी वो नंबर 3 प्लेयर रह चुका है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप कराची के मैचेस उठा के देख लें, बाबर आजम तकरीबन हर मैच में उसने स्कोर किया है, लेकिन वो जो स्कोर कर रहे थे 45 पे 55, ठीक है, 50 पे 60, इस तरह अगर वो स्कोर करेंगे तो टीम तो नहीं जीतेगी ना। फिर अगर आपने चेज़ करना, आप अगर 2 दिन पहले का मैच उठा के देख लें, आपने 194 चेज़ करना है, आप ओपनर आए हैं, आपने फर्स्ट ओवर में 2 चौके भी आपने लगा दिए, ठीक है, शर्जील खान आउट हो गए, आप इतना स्लो खेल रहे हैं कि आप 13 ओवर 14 ओवर तक आपकी कोई दूसरी विकेट नहीं की गिरी, जो एक क्लार्क साथ खेले, लेकिन आपका वो स्कोर नहीं है कि आप पता ही नहीं चल रहा कि आप वो चेज़ पे जा रहे हो। तो क्या बाबर आजम को अपनी जो सी टेक्निक है या जो T20 का फॉर्मेट है उसके मुताबिक अपनी बैटिंग को थोड़ा स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है? अच्छा, बात यह है ना कि हर प्लेयर जो है उसकी एक इन बिल्ट टेक्निक होती है, इन बिल्ट एक उसका फॉर्मेट होता है खेलने का। बाबर आजम बेसिकली 2020 का कोई प्लेयर नहीं है। बिल्कुल, बाबर आजम को अपॉर्चुनिटी मिली, ओपनिंग पे उनको लेके आए, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, रन्स किए, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन शुरू से ही हर शख्स ने उनके बारे में यही राय रखी कि इनका स्ट्राइक रेट टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब रिजवान को ओपन करवाया गया तो रिजवान ने आके बाबर आजम के लिए आसानियां पैदा की, उन्होंने स्कोर किए, अच्छे स्कोर किए,
और वो जो स्ट्राइक रेट का चक्कर था वो ख़त्म हो गया बाबर आजम के लिए। बिल्कुल। लेकिन जो ही वो डोमेस्टिक सर्कल में आए तो उनका पाला पड़ा शर्जील खान के साथ। अब शर्जील जो हैं वो इतने स्ट्राइकर हैं, स्ट्राइकर, लेकिन जब उनकी फॉर्म नहीं होती तो वो फिर सिंगल भी बंद हो जाते हैं, रोटेशन भी बंद हो जाती है। वहाँ पे फिर बाबर सिंगल शर्जील खान ले नहीं सकते, मतलब उनकी फिजिक ऐसी है, उनका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 200 चेज कर रहे हैं और 40 बॉलों पे 50 रन कर रहे हैं, 50 बॉलों पे 60 रन कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम अल्टीमेटली वो गोल अचीव कर सकेगी। स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, नो डाउट। बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर एक डायनामिक सोच है और वो आगे बढ़ सकता है। इसके अंदर हमेशा से ये स्ट्राइक रेट का जो मसला रहा है बाबर आजम के साथ, बाकी तजज़ियाकारों ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था, बल्कि बाबर आजम खुद कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन कवर करने की ज़रूरत, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि यही डोमेस्टिक जो मैचेस हैं यही आपको टाइम देते हैं कि आप अपनी कमज़ोरियों पे काबू पा सकें। यानी अगर आप ये कहें कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी कमज़ोरियों को सीखूंगा या उसको बेहतर करूंगा, तो ये नहीं हो सकेगा। यही वो मैचेस हैं जहाँ पे उनको अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, बाबर आजम से ज़रा हट के बात करते हैं फ्रेंचाइजीज और बायोस्कोर बबल। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में तो फिर अल्लाह ताला का करम है कि हमें क्राउड देखने में मिलता है, काफ़ी हद तक हमें क्राउड देखने में मिल रहा है आजकल। अच्छा, बायोस्कोर बबल के हवाले से बात करूं तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरीज का शिकार भी हुए, तो क्या बायोस्कोर बबल, आप मुझे पहले ये बताएं बायोस्कोर बबल है क्या? अच्छा, बायोस्कोर बबल ये है कि चूँकि अब कोरोना वायरस है तो उसके अंदर ये है कि आप डिस्टेंसिंग रखते हैं बाकी चीज़ों से। तो बायोसिक्योर बबल के अंदर जो भी चीज़ हिस्सा होती है ग्राउंड के अंदर, यानी चाहे वो अंपायर्स हों, चाहे वो क्रिकेट की जो टीम है उसके मेंबर्स हों, चाहे उनका जो हेल्पिंग स्टाफ है वो हों, उनको एक ख़ास किस्म के होटल के अंदर रहना पड़ता है और वहीं से वो डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर जाते हैं। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन नहीं रख सकते। ये एक बायोसिक्योर बबल है ताकि उनको बचाया जा सके कोविड से। जहाँ तक आपने बात की फ़िटनेस की या इंजरीज़ की, तो डेफिनेटली इसका मसला है। बायोसिक्योर बबल के होते हुए प्रैक्टिस करना, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना, इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट आया है। इसके ऊपर बड़े साइकोलॉजिस्ट ने, बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने पहले भी बात की है कि ये खिलाड़ियों की जो फिटनेस लेवल है उसके ऊपर इसका इफेक्ट है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जहाँ पे सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हों, यानी प्लेयर्स बाहर नहीं जा सकते, उनको सिक्योरिटी की वजह से भी तंगी का सामना रहता है। ऊपर से आप बायोसिक्योर बबल भी लगाएं, उनको बाहर ना जाने दें फिटनेस के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। मतलब अब इस एनवायरनमेंट के अंदर टूर्नामेंट कंडक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका इफेक्ट आता है डेफिनेटली फिटनेस पे। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जब ये कोविड-19 की जो ये रेशो है ये हटेगी और चीज़ें बेहतर होंगी, तो ये बायोसिक्योर बबल भी हटेगा, तो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट मतलब क्या आपका कहने का ये है कि जो प्लेयर्स हैं ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, होते हैं कहीं पे भी सीरीज़ हो रही है, ये सिर्फ PSL के लिए नहीं है, कहीं पर भी टूर्नामेंट होता है और बायोसिक्योर बबल लगता है तो मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों पे इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट आता है। पाकिस्तान के मायनाज बॉलर मोहम्मद हसनैन, जिनका भी कैरियर स्टार्ट हुआ, लेकिन कैरियर के स्टार्ट में ही उनके एक्शन को गैर कानूनी करार दिया गया, उनके मुस्तकबिल को डॉक्टर साहब कहाँ देखते हैं आप? अच्छा, देखते हैं, जहाँ तक ये मोहम्मद हसनैन की बात है तो उनके बॉलिंग एक्शन को देख के पहले भी ये लगता था कि उसके अंदर काम करने वाली बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया जब वो गए तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर्स हैं या ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं वो हर चीज़ को बड़ा क्लोजली देखते हैं। आपको याद होगा सईद अजमल बड़े अच्छे स्पिनर पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म पे, हर फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 रहे। उनका भी जब ये मसला स्टार्ट हुआ था तो तब ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने ही उसको पिन पॉइंट किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस रहता है कि एक्शन को बेहतर किया जाए, एक्शन लीगल हो। मोहम्मद हसनैन नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है कि वर्ल्ड लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। PCB को बकअप करना चाहिए ऐसे प्लेयर को, उसके साथ काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसके एक्शन के अंदर जो भी खामियां हैं वो ठीक करें और उसको वापस लेके आएँ। क्योंकि अगर इस स्टेज के ऊपर अगर बॉलर ड्रॉप कर जाता है और मतलब मेंटली अगर वो सेटिस्फाई नहीं रहता, क्योंकि अब देखिए नेचुरल एक एक्शन है ना बॉलर का, वो चेंज आप करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई मसला आएगा। कभी आपके पास वो पेस नहीं रहेगी, अगर आप स्पिनर हैं तो वो स्पिन नहीं आएगा, वो स्विंग नहीं आएगी। तो ये चीज़
बड़ी मेंटेन करने वाली बात है, और जितनी जल्दी मोहम्मद हसनैन दोबारा इंटरनेशनल सर्किट में आएगा ये उसके लिए बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर साहब ठीक है, मोहम्मद हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन है वो गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन ये क्या बात है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉलर या कोई दूसरे वर्ल्ड के बॉलर्स देख लें, जिस तरह तस्कीन अहमद, उनका भी बॉलर गैर कानूनी तौर पर दिया गया, इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ का, मोहम्मद हसनैन का, ये तीनों ऐसे बॉलर हैं जिनका अगर एक्शन गैर कानूनी करार दिया गया तो तीनों एट अ टाइम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। अच्छा, वही बात आ गई ना कि जो ऑस्ट्रेलिया का सर्किट है ना, क्रिकेट सर्कल, वो इस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। यानी उसके अगर कोई अपने प्लेयर्स भी हैं तो उनको भी उसी चेक एंड बैलेंस से गुजरना पड़ता है। ये सिर्फ ख़ास पाकिस्तान के लिए नहीं है या बांग्लादेश के लिए या किसी और मुल्क के लिए। इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनको बचत इस वजह से हो जाती है कि इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता उनकी लीग्स में जाने के लिए। वो कोई भी लीग नहीं खेलते, आईपीएल वो नहीं खेलते। इस दफ़ा पहला दफ़ा वो प्लेयर उनका एक गया वहाँ पे लीग खेलने के लिए, लेकिन उसके पहले कोई भी बड़ा प्लेयर वहाँ पे लीग खेलने के लिए। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहब, वो जो प्लेयर है ना उसने अमेरिकन नेशनलिटी ली है, उसके बाद वो खेला है, उनमें चांद नाम है उसका। जी, अब देख लें कि भाई यानी बोर्ड ने उसको अलाउ नहीं किया वहाँ जाने के लिए, तो ये उनका एक बड़ा मैच्योर फैसला है। हम देखते हैं कि यार इंडिया अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं जाने दे रहा वहाँ पे, या वो जाके वहाँ पे खेलें और इस तरह से, तो उनको पता है कि यार ऑस्ट्रेलियन के जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को बड़ा क्लोज मॉनिटर करते हैं। और दूसरा ये है, मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम लग जाए, हम खुद अपने बॉलर्स को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि कोई और बंदा पॉइंट आउट करे, हम खुद ही पॉइंट आउट करें, खुद ही मसले की डायग्नोसिस निकालें और खुद ही उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा इन सब मामले के अंदर, बजाय इसके कि कोई और पॉइंट आउट करे, फिर हम उस पर उंगलियां उठाएं और अपने बॉलर्स के अंदर बड़ा एक हो कि यार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसा हो रहा है या बाहर जाके हो रहा है, हम यहाँ पे डोमेस्टिक खेलते हैं, हमें किसी ने नहीं रोका। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ पे ऐसा सेटअप लेके आएँ कि हर बॉलर उस चीज़ से गुजरे, अपने एक्शन को पास आउट करे और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करे। डॉक्टर साहब बाबर आजम की बात की, और अगर मोहम्मद रिजवान की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता, जिन्होंने पिछला सीज़न भी जीता, पहली दफ़ा कैप्टनसी की PSL में और PSL 6 जीत लिया मुल्तान सुल्तान के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी जितवाए अपनी टीम्स को। तो क्या इंटरनेशनल सतह पे मोहम्मद रिजवान के तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठा सकते? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए, रिजवान जो है ना, ये बेसिकली एक लीडर है। आपने उसके एटीट्यूड के अंदर से देखा होगा कि अगर वो टीम के अंदर कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन नहीं है, तो वो फिर भी इन्वॉल्व होता है फील्ड चेंजेस में, बॉलिंग के अंदर। कीपर है तो डेफिनेटली वो रिव्यूज़ के अंदर भी उसका एक बड़ा रोल रहता है। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को बहुत जल्दी कैप्टनसी के अंदर इन्वॉल्व करके उन पे ऊपर एक प्रेशर डाल दिया गया, क्योंकि एक बंदा जब परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके ऊपर जब आप जिम्मेदारी एक्स्ट्रा डालते हैं तो वो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दूंगा विराट कोहली की। विराट कोहली अपने प्राइम टाइम के अंदर कैप्टन बने, बहुत सारी चीज़ें जितवाई भी, सीरीज़ भी जितवाई, बड़े टूर्नामेंट्स में भी लेके गए, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अब देखें कि उनकी बैटिंग के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। आप पिछले सीज़न उठा के देखें, 1-2 साल के अंदर कोई बड़ी सेंचुरी नहीं है, कोई बड़ा स्कोर नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे इस जिम्मेदारी से हटना चाहिए। एक 2020 की कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी, बाकी बोर्ड ने उनको हटा दिया, या जो भी मामलात हुए वो अलग बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान को थोड़ा सा टाइम दे के 1-2 साल का उनको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी मिलनी चाहिए, और उनके अंदर वो स्किल्स हैं टीम को साथ चला के। अब आप डोमेस्टिक उठा के देखें, उन्होंने KPK के 2 टूर्नामेंट्स जितवाए, मुल्तान सुल्तान के अंदर आए, वहाँ पे टूर्नामेंट विन किया, फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब वो खेलते हैं, बाबर आजम के लिए बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। मुल्तान सुल्तान की अभी परफॉर्मेंस देख लेना। हाँ, अनडाउटेडली कि वो 7 में से 6 मैचेस जीत चुके हैं और एक तरह से क्वालिफाई कर चुके हैं वो। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली इसको बोर्ड को कंसिडर करना चाहिए इस मसले को, कि फ्यूचर के अंदर अगर बाबर आजम स्टेप डाउन करते हैं, या खुदा न खास्ता उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ऐसी बात आती है कि उनको स्टेप डाउन करना पड़ जाता है, तो रिजवान जो है वो बेस्ट चॉइस होगा कि बाबर को वो रिप्लेस कर सके। श्योर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थोड़ी बात करते हैं। जिस तरह के अभी सुनने में आया खबरों में, शॉन टेट और को बॉलिंग कोच और मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाया जा रहा है सिर्फ 12 महीने के लिए। तो ये तकरीर काफ़ी है 12 महीने के लिए, उसके बाद फिर आपने कोच चेंजेस करने हैं, फिर नए कोचेज उनके साथ फिर प्लेयर्स को बिठाना है। तो क्या ये 12 महीने के लिए बहुत है? असल में ये जो 12 मंथ का टेन्योर है ना, ये मतलब एक फ़नी है। यानी मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये तो मुज़्ज़ा खेज़ बात की है किसी ने, अगर इसको ऐसा किया है। 12 महीने के अंदर एक कोच एक टीम को कैसे बेहतर कर सकता है मुझे नहीं पता, या कोई भी जर्नलिस्ट आपको ये नहीं बता सकेगा कि 12 महीने के अंदर कितना एक कोच एक टीम के साथ वर्क कर सकता है, कितना उसके अंदर बेहतरी ला सकता है। मुझे ये लगता है कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी बड़े नाम को लेके आना चाह रहा था, लेकिन कोई ऐसे मसाइल हुए होंगे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका या उनके पास विंडो नहीं थी या टाइम नहीं था। फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने ये किया कि मोहम्मद यूसुफ को, क्योंकि वो पीसीबी की जो परफॉर्मेंस सेंटर है उसके भी कोच थे, तो उनको फिर टीम के साथ लगा दिया गया। सकलैन मुश्ताक पहले ही हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल चुके थे, वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने देखा उनको। और साथ में शॉन टेट जो है, आपको याद होगा कि वो अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। तो 2020 के अंदर तो डेफिनेटली वो खुद भी लीथल थे, बहुत ख़तरनाक बॉलर थे, उनका एक्सपीरियंस भी है लीग क्रिकेट का, 2020 क्रिकेट का। लेकिन चूंकि अभी सीरीज़ होनी है हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, टेस्ट सीरीज़ के अंदर शॉन टेट का एज बॉलिंग कोच होना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई सूटेबल फैसला है। और टेन्योर 12 मंथ का देना, ये भी कोई सूटेबल बात नहीं है। हमेशा बड़े जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंडिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, वो हमेशा प्लानिंग करते हैं वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप। एक वर्ल्ड कप के लिए अगर टीम जीती है या हारी है, उसके बाद एक सेटअप लेके आएंगे, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, एक पूरा सेटअप होगा। उसको अगले वर्ल्ड कप तक के लिए जिम्मेदारियाँ होंगी। वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो उनकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होंगी। अब आप देखें कि जिस बंदे को ये पता हो कि 12 मंथ के बाद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने रहना है नहीं रहना, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म सोचना और बड़े मतलब मार्जिन पे आके सोचना, ये मुश्किल हो जाता है। शॉर्टकट से ढूंढेगा, शॉर्टकट ढूंढेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको टाइम देना चाहिए था, एटलीस्ट 2 साल का, 2 ईयर्स का टाइम मस्ट होना चाहिए था उनके पास। उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, अच्छा मुझे नहीं समझ आई कि मैथ्यू हाइडन जब वर्ल्ड कप के साथ हमारे साथ गए, मैं ये बात करने लगा था आपसे, मैथ्यू हाइडन ने, और उनका रोल बहुत अप्रिशिएट किया प्लेयर्स ने, जितने भी हमारे प्लेयर्स थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैथ्यू हाइडन की आने की वजह से हमें बहुत बूस्ट अप मिला, क्योंकि वो खुद एक मायनाज प्लेयर थे और एग्रेसिव खेलते थे। तो वाई नॉट मैथ्यू हाइडन किधर गया? अब मोहम्मद यूसुफ कहाँ से आ गए? तो मैथ्यू हाइडन को आप कैरी करते, आप अगले वर्ल्ड कप तक उनको लेके जाते। तो ये थोड़े से लैप्सेस हो रहे हैं, इसको बेहतर करना चाहिए। और मैथ्यू हाइडन की एक बात छेड़ी, अब ये बात करते हुए ना मैं पीछे नहीं हटूंगा। मिसबाह उल हक ने एक टीवी शो पे बैठ के कहा कि 2 साल से खीर हम बना रहे थे, खा किसी और ने ले आके। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मिसबाह उल हक ने कहा 2 साल से हम टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं, टीम हमने तैयार की, नो डाउट टीम बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब पाकिस्तान की जो टीम है वो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, किसी भी टीम को हरा सकती है, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में खेले हैं। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, मिसबाह उल हक फारग, ठीक है, वकार यूनुस फारग, मैथ्यू हाइडन आ जाते हैं, सकलैन मुश्ताक आ जाते हैं, सारा क्रेडिट उनको दिया जाता है। वाई नॉट मिसबाह उल हक? अच्छा देखिए, मिसबाह उल हक की बात ना एक तरह से बिल्कुल ठीक है कि मिसबाह उल हक ने टीम के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस की थी जिसके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट नज़र आए हैं। अब रिजवान का ओपनिंग करना, ये आइडिया बेसिकली था ही मिसबाह उल हक का। इसी तरह बहुत से ऐसे फैसले मिसबाह उल हक ने किए जो अभी हमें टीम के अंदर नज़र आ रहा है कि यार वो फ़ायदा दे रहे हैं। तो अब वहाँ उस सिनेरियो के अंदर जब मिसबाह उल हक ने वो सारा कोच का मामला हुआ और छोड़ा गया और कोच लाए गए बाहर में, इस हवाले से मिसबाह उल हक की बात ठीक है। लेकिन मैथ्यू हाइडन का आना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना प्लेयर्स के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और जिस तरह से वो इन्वॉल्व हुए अपने प्लेयर्स के साथ, वेरन फ्लेंडर थे, उनके अंदर लैंग्वेज बैरियर भी था हमारे प्लेयर्स का, लेकिन मैथ्यू हाइडन ने डेफिनेटली बहुत वर्क किया वर्ल्ड कप के अंदर जाके, और उनका ड्रेसिंग रूम के अंदर होना प्लेयर्स को अपलिफ्ट कर रहा था। तो मैं तो इस हक में हूँ अभी भी कि मैथ्यू हाइडन को लेके आना चाहिए था, उनको अगले वर्ल्ड कप तक जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए थी। अब मैथ्यू हाइडन के पास टाइम नहीं था या कोई मामला ऐसे तय नहीं पा सके, ये तो अब बोर्ड के अंदर के ज़राए बता सकते हैं, लेकिन मोहम्मद यूसुफ 2020 के लिहाज से सूटेबल कोच मेरे लिहाज से नहीं है। मैथ्यू हाइडन जो है वो बेहतर ऑप्शन था पीसीबी के पास। अच्छा, मैथ्यू हाइडन की बात की, शॉन टेट की बात की, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात तो लाजमी करूँगा। थोड़ी पुरानी बात हो जाएगी लेकिन मैं करूँगा। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, 175 का टारगेट, एक बड़ा टारगेट, शादाब खान ने 4 विकेट ले ली, एक तरीके से पाकिस्तान के पास है मैच। ऐसी क्या वजूहत होती हैं? आप 2009 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आप 2021 का T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वहाँ हमारे लिए माइक अस्सी ड्रोना ख्वाब साबित हुए, यहाँ पे मैथ्यू वेड ड्रोना ख्वाब साबित हो गए। ऑस्ट्रेलिया हम पे क्यों हावी होता है इतने बड़े ये जो उनसे टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें? अच्छा, मैं जवाब ये बात करता हूँ कि जब बात आ जाती है ना आखिरी ओवर्स पे, 1-2 ओवर्स पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमें बिल्कुल बराबर पे हैं, दोनों कम्पिटिटिव हैं, दोनों अहल हैं, दोनों ने मेहनत की है। अब यहाँ पे वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो अपने स्किल्स मनवा जाएगा वो वर्ल्ड कप ले जाएगा या वो मैच ले जाएगा। डॉक्टर साहब, हर दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने मनवाया, 99 का फाइनल उठा के देख लें, 132 पे टीम उतारी थी पाकिस्तान की। अच्छा, इसके पीछे उनके बड़े फैसले हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैथ्यू वेड कभी भी रेगुलर 2020 के विकेट कीपर नहीं है। एलेक्स कैरी करते रहे, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने मैथ्यू वेड को लेके आए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने पिछले BBL सीज़न से ये फाइंड किया कि मैथ्यू वेड के पास बड़ी हिट है। जिस तरह हमने आसिफ अली को लेके गए, आसिफ अली ने पिछले पूरे सीज़न में परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन हमें पता था कि उनके अंदर हिट मारने की कैपेबिलिटी है, और अफगानिस्तान के अंदर हमें यही फ़ायदा हुआ। आपके पास बिग हिटर सबसे बड़ा आसिफ अली है इस वक्त टीम में। ऐसे ही है, यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में बचा गई कि मैथ्यू वेड, जो कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे उनका 2020 का बेस्ट स्कोर आप देखें तो शायद 30 या 35 था, लेकिन उस मैच के अंदर वो 4 बड़ी हिटें उनकी, वो उनको मैच जिता के। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया, उस वक्त भी 8 गेंदों पे 18 स्कोर चाहिए था। ठीक है, शाहीन अफरीदी बॉल कर रहे थे, 2 छक्के। भाई शाहीन अफरीदी नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, उसके स्किल्स 9 बॉलों पे 18 चाहिए, 3 छक्के खाए थे 3। हाँ, दुनिया मानती है शाहीन अफरीदी को, लेकिन आप उसका अगर एक्सपीरियंस देखेंगे ना बड़े प्लेटफॉर्म के मुकाबले में, तो शाहीन अफरीदी अभी सीख रहा है, अभी आ रहा है, अभी उसने अनाउंस किया है अपने आप को। तो ये जो फेज़ है ना, ये किसी बड़े से बड़े बॉलर पे भी आ सकता है। आपको याद होगा ब्राथवेट ने 4 छक्के जड़ दिए बेन स्टोक्स को, लेकिन बेन स्टोक्स उसके बाद कैसे निकल गया है, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया 2019 का, उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद भी शाहीन अफरीदी के पास स्किल्स हैं, शाहीन अफरीदी के पास टाइम है, वो अपने आप को दुनिया में इंशाल्लाह मनवाएगा। अच्छा नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम जो कि लाहौर में एक गुंजान आबादी में वाक़या है, उस हवाले से बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को। उस हवाले से हमारे पास एक क्लिप है, पहले आप वो देखें, उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं सवाल के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेजिडेंट्स हैं, हम यहाँ रहते हैं और हम इतनी तकलीफ़ में हैं, इतनी दिक्कत में हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमें एरिया बाउंड कर देते हैं और हमें हॉस्टेज बना के, यरगमाल बना के घरों में बंद कर देते हैं कि अब आप निकल नहीं सकते। स्कूल्स बंद करवा दिए, कारोबार बंद करवा दिए, आमदोरफ्त बंद है, बैंक्स बंद करवा देते हैं। ये कोई तरीका है मैचेस कराने का? ऐसे मैचेस होते हैं? अगर आपको टेररिज्म का इतना खतरा, बंद करेंगे सारी बकवास। आपको कोई एहसास नहीं है कि तालीम का नुकसान ऑलरेडी कोरोना की वजह से इतना हो रहा है, कारोबार इफेक्टेड है, आपको अपने मैचेस की पड़ी है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, आपने अभी वीडियो भी देखी। अब इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, जो ये लोगों को मुश्किलात दरपेश आ रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जब भी इस तरह का कोई बड़ा टूर्नामेंट किसी भी शहर के अंदर होता है ना, तो ट्रैफिक के मसाइल आते हैं, इस तरह की छोटी चीज़ें आती हैं। और दूसरा ये है कि जब आप बड़ा मकसद अचीव कर रहे होते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी परेशानियाँ जो होती हैं या छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं वो आपको बेयर करनी पड़ती हैं। अब आप देखें कराची के अंदर जब पहला फेज़ हो रहा था लीग का, तो कराची के अंदर भी थोड़ा सा इशू आया ट्रैफिक का, इस तरह से मसाइल आए। अब वहाँ से PSL लाहौर आ गया, तो अब कराची वाले अपने वही पुरानी रूटीन के अंदर स्कूल जा रहे हैं, बिज़नेस हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। ये टूर्नामेंट है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, आप प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, आपका कल्चर सीखते हैं, आपके मुल्क को देखते हैं, एक बड़ी स्क्रीन जो है वो दुनिया में जाती है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर 15, 20, 25 दिन के लिए अगर थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो कौम बर्दाश्त कर ले, और उसके मुकाबले में हमारा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट PSL, यानी आप अगर बाकी किसी स्पोर्ट्स के अंदर देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी लीग पाकिस्तान होस्ट नहीं करता, लेकिन PSL एक ऐसी लीग है जिसको दुनिया कंसिडर करती है, दुनिया मानती है, बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम PSL जाके खेलें, और एक एंटरटेनमेंट का सामान भी है। अब आप देखें कि जहाँ पे कोरोना की जो है वो पाबंदियाँ हों, एंटरटेनमेंट का कोई सामान ना हो, फैसिलिटीज़ कम हो, उसके अंदर इतने मुश्किल हालात के अंदर PCB गवर्नमेंट आपके लिए ये PSL लेके आए हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। और मैं ये समझता हूँ कि 15-20 दिन का टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाती हैं, और अगर छोटी मुश्किलात बर्दाश्त करके एक बड़ा मकसद अचीव किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ी बात है। डॉक्टर साहब थोड़ी फ़नी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे तो पाकिस्तानी कौम की समझ ही नहीं आती। पहले कहते हैं क्रिकेट नहीं है हमारे मुल्क में, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही, जब आ जाती है तो लोग ये कुछ कहना शुरू हो जाते हैं। असल में इंटरेस्ट की बात है ना, यंगस्टर से आप पूछेंगे तो उनको अगर 3 दिन घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, वो कहेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, हम क्रिकेट देखेंगे, फैंस हैं। अब कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ, या उनके कोई और इंटरेस्ट होते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, या कोई और चीज़ देखते हैं, या हो सकता है कि कोई बड़ी एज के लोग हों जिनका स्पोर्ट्स से इतना लेना देना नहीं है, वो कहते हैं यार फजूल सी एक्टिविटी है, इसके होते हुए हमें घर नहीं जाने दिया जा रहा, या चेक एंड बैलेंस हो रहा है, रास्ते में रुकावटें हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये वो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन कौम को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए कि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ पे इस तरह की जो मसाइल हैं वो आते हैं, मुश्किलात आती हैं। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर स्मॉल आप देखें, जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं, एम्बुलेंसेज रुकी हुई होती हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, बिजनेस रुके हुए हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कें ब्लॉक हैं। बिल्कुल, ये भी तो हम करते हैं।
उस वक्त कोई नहीं बोलता, उस टाइम कोई नहीं बोलता। तो अब अगर अब ये क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा हौसला करके तो इस टूर्नामेंट को कैरी करना चाहिए, और बल्कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने टफ माहौल के अंदर पीसीबी ने ये टूर्नामेंट बड़े अच्छे से जो है वो कौम को सब्र करना पड़ेगा, कौम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने करवानी है। देखें, अब यही बात है ना कि आईसीसी आपको बड़े टूर्नामेंट दे रहा है, आपका गिला दूर हो गया, आपने गिले किए आईसीसी से कि हमें बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी नहीं मिल रही, आईसीसी ने आपके गिले दूर कर दिए, आपको मेज़बानी भी दी, आपको कंसिडर भी किया, बोर्ड्स ने आपकी बात मानी, जो बैकआउट करके गए थे वो खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके मुल्क में आके सीरीज़ खेलेंगे। 20-22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आपके मुल्क में आके एक बड़ी सीरीज़ खेल रहा है। तो इस तरह का जो एटीट्यूड होगा वो पीसीबी को भी डाउन करेगा, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ को भी डाउन करेगा, और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है पीएसएल का जो बना हुआ है उसको भी डाउन करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए, पीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए, बकअप करना चाहिए उनको कि इस तरह के टूर्नामेंट्स और इतने मुश्किल हालात में उन्होंने अरेंज किए हैं, तो ये क्रेडिट गोज़ टू पीसीबी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इन फ्यूचर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। जी नाज़रीन, पीएसएल के मैचेस जारी हैं, इंजॉय करें और स्टेडियम्स में जाएं और अपने प्लेयर्स को, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको बकअप करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर। अब होगी आपकी बात सिर्फ डीटीएच न्यूज़ पर।